सर आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ग्राम पंचायत अधिकारी यानी वीपीओ में एक आपका टॉपिक दिया गया है, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 इसी की चर्चा करेंगे। और इसमें जो महत्वपूर्ण धाराएँ हैं, उनकी बात करेंगे और ये इसका भाग 1 है। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप पूरे के पूरे अधिनियम की पीडीएफ आप उत्तर प्रदेश पंचायती राज की ऑफ़िशियल वेबसाइट में जाके डाउनलोड कर सकते हो और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डलवा दूँगा। साथ ही साथ इसमें मैंने जो समझाया है आप उनको समझने का प्रयास करो। साथ ही साथ एक काम और करना है आपको कि अधिनियम को डाउनलोड करने के बाद जो इसमें सब क्लॉज़ेज़ दिए हैं, जैसे धारा 12 का उसमें भी कई सारी क्लॉज़ दिए हैं 1, 2, 3 करके, उनको आप खुद पढ़ने का प्रयास करो, ठीक है? बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने समझा दी हैं, तो उनका सहारा लेके उनके सब क्लॉज़ेज़ पढ़ने का प्रयास करो ताकि एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको आप समझ सकें इन टॉपिक्स को, इन धाराओं को बेहतर तरीके से, ठीक है? और बहुत ज़्यादा धाराएँ वैसे भी आपके एग्ज़ाम में आनी नहीं है, लेकिन कुछ धाराएँ हैं जो आपको भूलनी भी नहीं है, ठीक है? तो वीडियो शुरू करते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम, ठीक है? पंचायती राज अधिनियम, ये आया कब? 1947 में 1947 में ये हाँ, अधिनियम बना और इसमें पंचायती राज अधिनियम के बारे में 2-4 बातें आप फैक्चुअल डेटा हैं, आप पहले उनको जान लीजिए। ये जो पंचायती राज अधिनियम है संयुक्त प्रांत का, ये विधानसभा से कब पास हुआ? आप इसको ऐसे समझो, कोई भी बिल होता है, कोई भी विधेयक होता है, वो अधिनियम कब बनता है? वो अधिनियम 2 कंडीशंस में बनता है। सबसे पहले तो वो विधानसभा से पास हो, अर्थात ये विधानसभा से पहले पास होगा। इसके बाद फिर ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा विधान परिषद में, ठीक है? हालाँकि कुछ अलग-अलग विधेयक होते हैं, कुछ विधान परिषद में या विधेयक कहीं भी जा सकता है, विधानसभा में भी जा सकता है, सबसे पहले विधान परिषद में भी जा सकता है। लेकिन विधान सभा से ये पास हुआ सबसे पहले 5 जून 5 जून 1947 को और विधान परिषद से कब पास हुआ था? 16 सितंबर 16 सितंबर 1947, ठीक। इसके बाद ये पहुँचता है गवर्नर जनरल के पास। ये पहुँचा गवर्नर जनरल के पास और 7 दिसंबर 1947 को ये गवर्नर जनरल से पास हो गया, यानी गवर्नर जनरल की इसमें सहमति मिल गई इसको और ये बन गया अधिनियम, ठीक है? याद रखिएगा इसको। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये पूछा आपसे जा सकता है कि जो ये संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है, ये विधानसभा से कब पास हुआ? 5 जून 1947। विधान परिषद से कब पास हुआ? 16 सितंबर 1947 को और गवर्नर जनरल ने इसको स्वीकृति कब दे दी? 7 दिसंबर 1947 को। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारत सरकार अधिनियम 1937 की किस धारा के तहत स्वीकृति दी थी? उस समय डोमिनियन ऑफ इंडिया था, तो मुझे ये बताओ, उस समय भारत सरकार अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के तहत? तो धारा है 76, इसको याद रखिएगा, ठीक है? इस धारा के तहत हाँ, गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति दी 7 दिसंबर 1947 को और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम जब बना था 7 दिसंबर को, तो फिर इसके बाद ये गज़ट में कब प्रकाशित हुआ? तो ये गज़ट में जो प्रकाशित हुआ था, इसकी तारीख भी याद रखो, आपसे पूछी जा सकती है, 27 दिसंबर 1947 को। तो ये 4 डेट हैं जो आपको याद रखनी है। कौन-कौन सी? 5 जून 1947, 16 सितंबर 1947, 7 दिसंबर 1947 और 27 दिसंबर 1947, ठीक है? अब ज़रा इसमें देखो ये जो आपका संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम है, इसमें कितनी धाराएँ हैं? संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम में यहीं पर मैं लिखे देता हूँ। इसमें टोटल धाराएँ कितनी हैं? इसमें धाराएँ हैं 119 और टोटल अध्याय कितने हैं? याद रखिएगा, अध्याय हैं टोटल 9। तो इन्हीं को एक-एक करके हम लोग देख लेते हैं, ठीक है? हाँ, ज़रा देखो, इसमें जो टोटल धाराएँ और टोटल अध्याय हैं, एक तरफ आप इसमें अध्याय लिख लो और एक तरफ लिख लो इनके विषय, ठीक है? अध्याय और विषय अलग-अलग। देखो ज़रा, सबसे पहले पहला अध्याय। पहले अध्याय में क्या है? पहले अध्याय में जैसा आप सबको पता होगा, इसमें परिभाषाएँ होती हैं, ठीक है? ये आपसे अध्याय पूछे जा सकते हैं, इसमें परिभाषाएँ हैं, इसमें
कुछ संक्षिप्त शीर्षक दिए हैं। ठीक। अध्याय 2 में क्या है? अध्याय 2 में है ग्राम सभाओं की स्थापना। ग्राम सभाओं की स्थापना और संगठन। ठीक, ये हो गया अध्याय 2 में। 3 में क्या है? अध्याय 3 सॉरी, पहले 2 का का है, इसके बाद 3 आएगा। अध्याय 2 का का में क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत के सदस्यों की अनर्हता, कामा निर्वाचक नामावली। नामावली, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वाचक नामावली किस अध्याय में? याद रखिएगा अध्याय 2 का है। ठीक है। फिर अध्याय बात करते हैं हम 3 की। तो 3 में क्या है? 3 में है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। इसके बाद अध्याय आएगा आपका अध्याय 3 का। इसमें क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत। ठीक है। हाँ। अध्याय 4 में क्या है? अध्याय 4 में है ग्राम पंचायत के अधिकार, ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कामा कृत्य और प्रशासन। ग्राम पंचायत के अधिकार, कर्तव्य, कृत्य और प्रशासन। ये हो गया भाग आपका 4। ठीक है, अध्याय 4। और अब मैं बात करता हूँ अध्याय 5 की। अध्याय 5 में क्या है? अध्याय 5 में है भूमि का अर्जन, कामा ग्राम निधि और संपत्ति। 6 में क्या है? भाग 6 यानी कि अध्याय 6 में दिया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्याय पंचायत। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं अध्याय 7 की। तो अध्याय 7 में है बाह्य नियंत्रण, और अध्याय 8 में है शास्तियां शास्तियां और प्रक्रियाएं। एक एक करके अभी हम लोग इनको पढ़ेंगे। ठीक है। और अध्याय 9 में है नियम, उपनियम और निरसन। ठीक है। तो ये टोटल अध्याय हैं 9 जो आपको याद रखने हैं। ठीक, ये मैंने सारे के सारे अध्याय लिख दिए। इससे पहले मैंने संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम ये कैसे बना था, किन-किन तारीखों को ये विधानसभा से पास हुआ, विधान परिषद से पास हुआ, गवर्नर जनरल की स्वीकृति कब मिली, इसके बाद ये गजट में कब प्रकाशित हुआ, इन सब की जानकारी आपने यहाँ पर कलेक्ट कर ली। ठीक। अब कुछ अधिनियम है जो आपको पता करने हैं, कुछ अधिनियम है जो आपको एज इट इज उनके ईयर्स याद करने हैं। जैसे मैं अधिनियम कुछ लिख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम। उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम ये कब बना? 1959 में। एक और अधिनियम है आप याद रखोगे, संयुक्त प्रांत म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपालिटी। ठीक है, अधिनियम ये कब बना था? 1916। और तीसरा एक अधिनियम है जिसका नाम है कंटोनमेंट अधिनियम या कंटोनमेंट एक्ट। ये कब बना है? 1927 में। और एक अधिनियम और आप याद रखोगे, इसका नाम है संयुक्त प्रांत टाउन एरियाज अधिनियम। ये कब बना? 1914 में। क्लियर बात? ये सारे के सारे अधिनियम हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है। अब जरा एक बात समझो, यहाँ से कुछ आपको धाराएं मिलेंगी और आपके एग्जाम में ये धाराएं पूछ ली जा सकती हैं। इसी अधिनियम में जो आप भाग 1 पढ़ोगे जिसमें परिभाषाएं दी हैं, अध्याय 1 पढ़ोगे जिसमें परिभाषाएं दी हैं, तो वो परिभाषाओं में बहुत सारी परिभाषाएं दी हैं। ग्राम पंचायत की परिभाषा दी है, न्याय पंचायत की परिभाषा दी है, भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा दी है। लेकिन इसमें से कुछ आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। कौन-कौन सी हैं? आओ उनको एक जगह लिख लेते हैं। ये आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले आपको कुछ परिभाषाएँ याद करनी हैं, वो मैं एक जगह कलेक्ट किए दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग थ्योरी वाले क्लास में आएँगे, जहाँ हमें समझना और समझाना है। ठीक है? तो परिभाषाएँ कौन-कौन सी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं? जैसे धारा 2 का, इसमें किसकी परिभाषा दी है? इसमें दी है न्याय पंचायत की परिभाषा। ठीक। धारा 2 का जा से जहाज, इसमें परिभाषा दी है ग्राम पंचायत की। ठीक। एक और याद रखोगे आप, इसमें दी है धारा 2 का जा,
ये 2 बार जा है, ठीक? इसमें दिया है वित्त आयोग की परिभाषा। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग की परिभाषा कहाँ दी है, तो धारा 2 के जा के जा में। एक और याद रखो, धारा टा टा ये 2 बार है, ठीक है? 1 मिनट। धारा 2 का टा, इसमें क्या है? इसमें है राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा, राज्य निर्वाचन आयोग। फिर आप याद रखो धारा 2 का ना से नल, इसमें है गाँव की परिभाषा, ग्राम की। एक धारा आप याद रखोगे धारा 2 का भा, इसमें क्या है? इसमें दिया है भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा, ठीक है? ध्यान दो, भा ये है और भा से भूमि है, तो याद रखोगे आप। इसके बाद एक और याद रखोगे धारा 2 का छा, इसमें क्या है? इसमें है ग्राम सभा की परिभाषा। तो ये परिभाषाएँ हैं जो आपको याद रखनी है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। धारा 2 के का में किसकी परिभाषा है? न्याय पंचायत की। ग्राम पंचायत की परिभाषा कहाँ पर दी गई है? धारा 2 के जा में। वित्त आयोग की परिभाषा धारा 2 के जा के जा में। राज्य निर्वाचन आयोग की परिभाषा दी है धारा टा के 2 के टा के टा में। और ग्राम की परिभाषा 2 के ना, और भूमि प्रबंधक समिति की परिभाषा 2 के भा में। ग्राम सभा की परिभाषा 2 के छा में, ठीक है? अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और एक अध्याय आपने अभी पढ़ा था, अध्याय 2। इस अध्याय 2 में एक धारा है 3। क्या कहती है? ये आप चाहो तो हमारे साथ-साथ नोट्स बनाते जाना, या फिर इसको वीडियो को 3 से 4 बार देखो और कोशिश करना दिमाग स्थिर रख के, ठीक है? सारे के सारे आप धाराएँ याद करो और इसको 3 से 4 बार देखिए, आप यकीन जानिए ये सारे के सारे आपको याद हो जाएँगे। तो धारा 3 में अध्याय 2 में क्या दिया है? अध्याय 2 के धारा 3 में, इसमें दिया है राज्य सरकार गज़ट में अधिसूचना जारी करके जारी करके ग्राम सभा को स्थापित करेंगी, स्थापित करेंगी। इसका आशय क्या है? ग्राम सभा को स्थापित करेंगी, ठीक है? इसका आशय क्या है? ग्राम सभा की स्थापना हो रही है, कौन करता है ग्राम सभा की स्थापना? अगर आपसे ये पूछे, नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो कौन करता है? राज्य सरकार, ठीक है? गज़ट में अधिसूचना जारी करती है और फिर ग्राम सभा को स्थापित करती है। ग्राम सभा की स्थापना से संबंधित, यानी राज्य सरकार ग्राम सभा की स्थापना करती हैं, इसके बारे में प्रावधान किस धारा में? धारा है 3, ठीक है? कुछ धाराएँ हैं जो आपको एज़ इट इज़ याद करनी है, ठीक है? एक धारा है, एक धारा और याद रखनी है, धारा है 5 का का। क्या है इसमें? इसमें दिया है ग्राम पंचायत की ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हताएँ, ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो अयोग्यताएँ होती हैं, वो कौन-कौन सी होती हैं? आप केवल हेडिंग याद रखो, आपने अगर वन दरोगा का पिछले साल एग्ज़ाम हुआ था, अगर वन दरोगा का एग्ज़ाम देखा होगा, तो उसमें 4 से 5 धाराएँ पूछी गई थी। और ये जो धाराएँ जितनी भी वन दरोगा में पूछी गई थी, वो सारे के सारे जो हेडिंग्स थी, उस धारा में क्या है, तो केवल और केवल इतना पूछा गया था। तो यहाँ पर आप जो वीपीओ के परीक्षार्थी हैं, वहाँ आप केवल धाराओं से संबंधित केवल उतनी ही बात याद रखोगे जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर डिटेल की आवश्यकता है, वहाँ मैं खुद एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है? धारा 5 के काम में क्या है? ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए अनर्हताएँ, अगर पूछा जाए कि किस धारा में है, तो आप बताओगे धारा 5 के काम में। क्लियर बात? और धारा 6 में क्या है? धारा 6 इसमें है सदस्यता की सदस्यता की समाप्ति। कोई भी सदस्य अगर ग्राम पंचायत का सदस्य बनता है, तो उसकी सदस्यता कैसे समाप्त की जाएगी? यानी सदस्यता की समाप्ति से संबंधित प्रावधान आपको किस धारा में देखने को मिलेंगे? हाँ, धारा 6, ठीक है? क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, एक धारा और याद रखो, धारा 9। इसमें क्या है? इसमें कह रहा है प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली निर्वाचक नामावली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन जो नामावली है, निर्वाचन नामावली से संबंधित प्रावधान किस धारा में हमें देखने को मिलते हैं? तो ये धारा है 9, 9 में नामावली।
ठीक, ऐसे याद रखो। 9 में नामावली, 9 में नामावली। अच्छा, अब ये जो निर्वाचक नामावली है, इससे संबंधित अ कुछ फैक्ट हैं, जैसे अब यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगा कि निर्वाचक नामावली कौन तैयार करता है, किसके अधीक्षण में तैयार की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? ठीक, तो आओ देखते हैं इसको। हाँ, ग्राम पंचायत के हुँ, इसको हटा देता है। ग्राम पंचायत के ग्राम पंचायत की जो प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली होती है। एक निर्वाचक नामावली होती है, ठीक है? होती है। इस निर्वाचक नामावली को राज्य निर्वाचन आयोग राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन, नियंत्रण के अधीन तैयार की जाती है। अधीन तैयार की जाती है। ये आप याद रखोगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। धारा 9 में क्या है? निर्वाचक नामावली। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब ये प्रश्न ये बनता है कि निर्वाचक नामावली तैयार कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के जो प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, उसके लिए एक निर्वाचक नामावली भी होती है। और ये जो निर्वाचक नामावली होती है, उसे राज्य निर्वाचन आयोग तैयार करता है। बात समझ पा रहे हो? ये किस धारा में सारा का सारा वर्णित है? ये धारा है 9। क्लियर है बात? अब जरा एक धारा और देखते हैं। धारा 9 का धारा 9 का ठीक है। इसमें क्या है? इसमें है मत देने का अधिकार। मत देने का अधिकार। और अगर आपसे पूछा जाए कि मत देने का अधिकार किस धारा में है? धारा है 9 का। एक धारा है धारा 10। क्या है इसमें? आओ जरा देख लेते हैं। धारा 10, इसमें दिया है ग्राम सभा ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम सभा स्थापित करने और ग्राम पंचायत के कार्यकरण कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली कठिनाई उत्पन्न होने वाली कठिनाई को दूर किया जा सकता है या दूर किया जाना आदि विवाद होने की दशा में राज्य सरकार को अ, मामला सौंपा जाएगा। ठीक है। यानी कहने का मेरा आशय है जो धारा 10 में है, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्राम सभा को स्थापित करना है या ग्राम पंचायत के कार्यकरण में उत्पन्न होने वाली कोई भी कठिनाई है, उसके संबंध में अगर किसी प्रकार का विवाद होता है, तो उसका निपटान कौन करेगा? याद रखें, उसका निपटान करेगी राज्य सरकार। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इसका निर्णय है, ये सारा का सारा जो विवाद हो रहा है, इसका निर्णय कौन करेगा? इसका निर्णय करने की क्षमता होती है राज्य सरकार के पास। आपसे यही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इतना ही याद रखो। ग्राम सभा को स्थापित करना, ग्राम पंचायत के करण से उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा हो या दुविधा हो या फिर किसी प्रकार की कठिनाई हो, तो उस कठिनाई से संबंधित निर्णय कौन देता है? राज्य सरकार। क्लियर है बात? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, एक अध्याय है, अध्याय 3, ठीक? इसकी एक धारा है 11। अध्याय 3 की एक धारा है 11। इसमें क्या वर्णित है? इसमें वर्णित है ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य, ठीक? ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य इसमें वर्णित है। अच्छा, ये जो ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य हैं, इसमें इसी धारा में कहा गया है कि धारा 11 के सब क्लॉज 1 में कहा गया है, 1 में, कि जो प्रत्येक ग्राम सभा होती है, प्रत्येक ग्राम सभा की वर्ष में वर्ष में 2 सामान्य बैठकें होती हैं। सामान्य बैठकें होती हैं, ठीक? ये 2 सामान्य बैठकें होती हैं, ये किस धारा में कहा गया है? आप याद रखोगे, एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है।
और ये धारा है 11। और ये दो जो सामान्य बैठकें होती हैं, ये कौन-कौन सी बैठकें हैं? सबसे जो पहली बैठक होगी, वो होगी खरीफ की फसल खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद ये बैठक होती है। और दूसरी बैठक कब होती है? ये होती है रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। यहाँ तक क्लियर हुआ बात? ठीक है। अच्छा, जब भी ये बैठकें होंगी, चलो बैठक हो गई, तो एक प्रश्न ये आता है कि इन बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इन बैठकों की जो अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति है, वो है गाँव का प्रधान। ठीक है? ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत का प्रधान, ये बैठक की अध्यक्षता करेगा। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो? अच्छा, अब यहाँ से 2-3 बातें, टर्म्स, कंडीशंस और निकल के आती हैं। कौन-कौन सी निकल के आती हैं, आओ ज़रा देख लेते हैं इनको। दिक्कत ये आई, सपोज़ करो कि कोई प्रधान है ये, ठीक? नियत समय पे ये बैठकें नहीं करवा रहा है, या फिर कई सारे मेंबर्स हैं गाँव के, वो चाहते हैं कि गाँव की बैठक हो, ग्राम सभा की बैठक हो। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में होगा क्या? सपोज़ करो ये कोई नियत प्राधिकारी है, ये कोई एक नियत प्राधिकारी है, ठीक? नियत प्राधिकारी की लिखित माँग पर, सबसे पहली कंडीशन है ये, लिखित माँग पर नियत प्राधिकारी लिख के दे दे कि भाई ग्राम सभा की बैठकें बुलवाओ। तो लिखित माँग पर 30 दिन के अंदर-अंदर, 30 डेज़ के अंदर-अंदर प्रधान बैठक बुलवाएगा, ठीक है? याद रखिएगा, ये धारा 11 के 1 में ही सारी बातें लिखी हैं। तो नियत प्राधिकारी की माँग पर कितने दिन के अंदर-अंदर ग्राम प्रधान बैठक बुलवाएगा? याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। 30 दिन के अंदर-अंदर इसे बैठक बुलवानी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है? नियत प्राधिकारी इस बार नहीं कह रहा है, इस बार कौन कह रहा है? इस बार जो गाँव सभा के सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या, जो टोटल सदस्यों की संख्या है, का 1/5 भाग, यदि 1/5 भाग यदि बैठक की माँग करे, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में भी प्रधान 30 दिनों के अंदर-अंदर, 30 डेज़ के अंदर बैठक बुलवाएगा, ठीक है? ये भी बात याद रखो। तो ये दोनों कंडीशंस आपको याद रखनी है। सबसे पहली कंडीशन, नियत प्राधिकारी अगर लिखित रूप से माँग कर दे, तो 30 दिनों के अंदर-अंदर प्रधान बैठक बुलवाएगा। अगर अगर ग्राम सभा के सदस्य टोटल संख्या का 1/5 भाग अगर माँग करें कि बैठक बुलवाई जानी चाहिए, तो फिर हाँ, प्रधान का कर्तव्य है कि वो 30 दिन के अंदर-अंदर बैठक को बुलवाए, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ से धारा 11 का ये तो फर्स्ट क्लॉज़ पूरा का पूरा था। अब देखो सेकंड क्लॉज़ में क्या कहता है? धारा 11 का सब क्लॉज़ दूसरा। हालाँकि ये क्लॉज़ आपसे पूछे नहीं जाएँगे, बस आप मोटा-मोटा एक आइडिया याद रखो। धारा 11 में क्या है? धारा 10 में क्या है? धारा 9 के का में क्या है ना? ये मोटा-मोटा आइडिया याद रखो बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं याद रखना है। धारा 11 के सब क्लॉज़ 2 में क्या है? धारा 11 के सब क्लॉज़ 3 में क्या है? इट डज़न्ट मैटर, ठीक है? तो अब देखो ज़रा, हाँ, आगे क्या कहता है? आगे जो धारा 11 का क्लॉज़ 2 है, उसी में है गणपूर्ति। ये धारा याद रखनी है, धारा 11 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी के सब क्लॉज़ 2 में है, इसमें है गणपूर्ति के बारे में, ठीक? गणपूर्ति के बारे में, गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति वो न्यूनतम संख्या होती है, जो किसी भी कार्य के करने के लिए आवश्यक होती है। जैसे सपोज़ करो कोई फ़ोर व्हीलर है, ठीक है? ये मान लीजिए फ़ोर व्हीलर है। इस फ़ोर व्हीलर को चलाने के लिए कितने लोग चाहिए? कम से कम 1 व्यक्ति तो हो, जो सीट पर बैठेगा ड्राइवर की और वो चलाएगा। बात समझ पा रहे हो? ठीक वैसे ही सपोज़ करो ये क्लास है, क्लास में एक टीचर है, ये टीचर किसे पढ़ाएगा? कम से कम 1 बच्चा तो हो, जिसे वो पढ़ाए। तो गणपूर्ति क्या है? गणपूर्ति वो न्यूनतम संख्या है, जिसके आधार पर कोई कार्य हो सके, ठीक है? अब ऐसी स्थिति में जो ग्राम सभा की बैठक की गणपूर्ति होती है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये कितनी होती है? तो याद रखिएगा, ग्राम सभा की बैठक की जो गणपूर्ति होती है, गणपूर्ति टोटल सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग, ठीक? टोटल सदस्यों की संख्या का 1/5 भाग होती है गणपूर्ति। बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट याद रखिएगा इसको, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अ
एक अध्याय है, अध्याय 3 का का। अभी तक हम लोगों ने 3 पढ़ लिया था। अध्याय 3 के का में क्या है? 3 के का में है ग्राम पंचायत। ठीक है? याद रखिएगा ग्राम पंचायत किस अध्याय में है? अध्याय है 3 का का। ठीक है? हाँ, इससे पहले ये 3 के का में है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था परिभाषाएँ, परिभाषाओं से पहले हम लोगों ने देखा था अध्याय। अध्याय 3 के का में है ये ग्राम पंचायतें। ठीक है? तो आइए देखते हैं अब इनको। हाँ, अध्याय 3 के का में है ग्राम पंचायतें। ठीक। अब एक धारा है इसमें, इस धारा को याद रखो, धारा 11 का का। धारा 11 का का। इसमें क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत का प्रधान। इसके बारे में वर्णन किया गया है, ग्राम पंचायत का प्रधान। अर्थात इसमें कहा गया है ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो इसका अध्यक्ष होगा। इसका अध्यक्ष होगा। ठीक, ये बात बोली गई है धारा 11 के का में। क्या बात बोली गई है? ग्राम पंचायत के प्रधान के बारे में कहा गया है कि ग्राम पंचायत का एक प्रधान होगा जो इसका अध्यक्ष होगा। बात समझ पा रहे हो? इसके बाद ये तो धारा 11 का क्लॉज 1 है। इसी में एक क्लॉज और दिया गया है, क्लॉज 2। इसमें आरक्षण की बात की गई है। कहता है ये धारा 11 का क्लॉज 1 कहता है, सॉरी क्लॉज 2 कहता है राज्य सरकार आदेश के द्वारा आदेश के द्वारा प्रधान के पदों को एससी, एसटी, ओबीसी के लिए आरक्षित करेगा। आरक्षित करेगी। फिर से समझो, इसमें आरक्षण की बात की गई है। कह रहा है राज्य सरकार आदेश जारी करेगा और जो प्रधान के पद हैं उनको एससी, एसटी और ओबीसी के लिए उचित आरक्षण की व्यवस्था करेगा। ठीक है? इसी के आगे एक तीसरा क्लॉज है धारा 11 का थर्ड के बस। वो कहता है, क्या कहता है? आरक्षित जो पद किए गए हैं ना, आरक्षित पदों के, या हम कहें आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या, कुल संख्या के 1/3 पद, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ठीक है? तो याद रखिएगा ये जो महिलाएं हैं, इन महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। एससी की भी हो सकती हैं महिलाएं, एसटी की भी हो सकती हैं महिलाएं, ओबीसी की भी महिलाएं हो सकती हैं। इन कैटेगरी से संबंधित हो सकते हैं। तो याद रखिए जो प्रधान के पद हैं उन पदों में भी आरक्षण दिया जाएगा। 1/3 पद आरक्षित होंगे, कम से कम 1/3। ठीक है? अधिक से अधिक राज्यों पर निर्भर करता है कि वो अपने यहाँ कितना आरक्षण देते हैं। जैसे कई सारे राज्यों ने आरक्षण 50% तक दे रखा है महिलाओं को। तो कम से कम 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा। एससी, एसटी या ओबीसी के ये महिलाएँ हो सकती हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो ये जो आप क्लॉज़ देख रहे हो ना ऊपर के दोनों, ये आरक्षण की बात करते हैं। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, याद रखिए, सतर्क रहिए। ठीक है? हाँ, और इसके बाद एक धारा हम लोग देखेंगे, धारा है 11 का खा। ठीक? अभी हमने 11 का देखा था, जिसमें ग्राम पंचायत के प्रधान के बारे में था। अब धारा 11 के खा में देखो, अभी हमने प्रधान के बारे में देखा, अब हम देखेंगे प्रधानों का निर्वाचन। प्रधानों का निर्वाचन ये कैसे होता है? प्रधानों का निर्वाचन, सबसे बेसिक क्वेश्चन, कौन करेगा? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन। भाई प्रधानों के निर्वाचन की मैंने बात की, तो ज़हन में एक प्रश्न तो उठता है कि प्रधानों का निर्वाचन करेगा कौन? तो याद रखिएगा, इनका जहाँ से भी निर्वाचन होगा, जो भी इनका निर्वाचन क्षेत्र होगा, निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली होगी। तो उस निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग पंजीकृत लोग ही प्रधान का निर्वाचन करेंगे। बात समझ पाए आप लोग? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है? तो धारा 11 के खा में क्या है? प्रधानों का निर्वाचन। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके। ठीक है? प्रधानों का निर्वाचन कहाँ पर है? 11 के खा में। और क्वेश्चन ये है कौन करेगा? तो जहां से प्रधानों का निर्वाचन हो रहा होगा उस क्षेत्र में, वो एक निर्वाचन क्षेत्र होगा, तो उस क्षेत्र में निर्वाचक नामावली होगी। उस निर्वाचक नामावली में जितने भी पंजीकृत लोग होंगे वो सारे के सारे प्रधान का निर्वाचन करेंगे। ठीक? क्लियर है बात? अब आगे देखो, धारा 11 का घा, इसमें क्या कहा गया है?
धारा 11 के घ में इसको ले धारा 11 के घ में कहा गया है, कुछ पदों को छोड़कर या कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक, धारण करने पर रोक। कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक। अब ज़रा देखो, कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक लगाई गई है। हालाँकि आप केवल इतना ही याद रखोगे। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कुछ पदों को धारण करने पर रोक किस धारा के तहत लगाई गई है? तो आप कहोगे धारा 11 का घ है। लेकिन अगर आपसे आगे पूछ दे, हालाँकि पूछेगा नहीं, तो आप याद रखो कौन-कौन से पद हैं? जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान जो होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान न्याय पंचायत का पंच नहीं हो सकता, पंच नहीं होगा, ठीक? वही व्यक्ति गाँव पंचायत का प्रधान है, वही व्यक्ति न्याय पंचायत का पंच है, तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा देखो, एक से अधिक एक से अधिक प्रादेशिक एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से ग्राम पंचायत का सदस्य ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होगा। बात समझ पा रहे हो आप यहाँ? तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? जैसे ग्राम पंचायत का सदस्य न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा, पंच नहीं होगा, ठीक है? क्लियर बात? और चौथी कंडीशन क्या है? एक से अधिक ग्राम पंचायतों एक से अधिक ग्राम पंचायतों या न्याय पंचायतों में कोई पद धारण नहीं करेगा, पद धारण नहीं करेगा। अब एक बात समझो, धारा 11 का घ कहता है कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर ये रोक लगाता है। कौन-कौन से पद हैं? जैसे ग्राम पंचायत का प्रधान न्याय पंचायत का पंच नहीं हो सकता। एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है? ग्राम पंचायत का अभी मैंने देखा था, ग्राम पंचायत का प्रधान न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा। अब तीसरे में कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सदस्य न्याय पंचायत का पंच नहीं होगा। यहाँ पर सदस्य शब्द है, यहाँ पर प्रधान था। एक से अधिक ग्राम पंचायतों या न्याय पंचायतों में कोई पद धारण नहीं करेगा। ये सारी की सारी कंडीशंस याद आप रखो या ना रखो, लेकिन आपको केवल इतना याद रखना है, केवल इतना। कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक किस धारा में लगाई गई है? धारा है 11 का घ। हम लोग लगातार ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं ग्राम पंचायत अधिकारी के लिए, एमसीक्यूज़, ठीक है? तो उनमें ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे अगर आप हमारे वीडियोज़ देख रहे हो तो, ठीक है? और जब तक एग्ज़ाम एक होगा आपका, उससे पहले हम लोग एमसीक्यूज़ की अगर हम बात करें, तो बहुत सारे एमसीक्यूज़ हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? उसमें लगभग 4 से 5000 एमसीक्यूज़ हम लोग पूरी के पूरे श्रृंखला में कर लेंगे और बहुत सारे एमसीक्यूज़ हमने करवा भी रखे हैं आपको, ठीक है? हाँ, तो ये लगातार आप इनको देखते रहिए। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, ये हो गया 11 का घ। एक धारा है, धारा 11 का अंगा। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इससे संबंधित भी मैंने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं आपको, शायद अगर आपको पता हो तो। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि एक साथ 2 पद धारण करने पर अग्रेतर रोक लगाई गई है। एक साथ 2 पद धारण करने पर रोक लगाई गई है, ठीक है? इससे पहले क्या था? धारा 11 का घ में क्या था? उसमें था कुछ पदों को एक साथ धारण करने पर रोक लगाई गई थी। अच्छा, इसमें क्या कहा गया है? धारा 11 का अंगा में इसमें कहा ये गया है कि सपोज़ करो ये कोई व्यक्ति है, बात समझना, ये चुनाव जीत गया, ये चुनाव लड़ा, कहाँ-कहाँ से लड़ा? ये लड़ा ग्राम स्तर से इसने पर्चा भरा था, जीत गया। खंड स्तर से इसने पर्चा भरा था, खंड स्तर से ये अ, जीत गया और फिर जिला स्तर से भी ये जीत गया, यानी ये चुनाव जीत गया, 3 के तीनों स्तर पर, ठीक। अब होगा क्या? होगा ये कि परिणाम घोषित होगा, बात समझो। होगा ये कि जो परिणाम होगा, भाई जीत गया,
ये जीता कैसे? जब परिणाम घोषित हुआ होगा तभी तो जीता होगा, तभी पता चला कि फलाना व्यक्ति जीत गया। तो परिणाम जो घोषित तिथि है, तिथि के 60 दिनों के भीतर, 60 डेज़ के भीतर इसे किन्हीं 2 स्तरों से त्याग पत्र देना होगा। ये बात समझ पाए आप? फिर से समझो। कह रहा है कि कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ और वो जीत गया। लेकिन अगर वो 1 से ज़्यादा सीटों से चुनाव में खड़ा हुआ है और वो जीत जाता है 1 से ज़्यादा सीटों से, तो फिर धारा 11 का अन्ना का तीसरा खंड कहता है कि उसे परिणाम जब भी घोषित होगा उस तिथि से 60 दिन के भीतर-भीतर उसे किन्हीं 2 स्तरों से त्यागपत्र देना होगा। ठीक है? अगर वो त्यागपत्र नहीं देता है, तो जो सबसे बड़ा स्तर होगा, उसमें उसकी सदस्यता बनी रहेगी, बाकी के दोनों स्तरों से उसकी सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाएगी। बात समझ पा रहे हो? एक धारा और है, याद रखो, धारा 11 का 4, इसको भी आपको याद रखना है। क्यों? इसमें आपको टाइटल केवल याद रखना है, ठीक है? टाइटल याद रखना है और एक बात और याद रखनी है जो आपके एग्ज़ाम में अ, वन लाइनर क्वेश्चन बना के पूछी जा सकती है। ये कौन है? इसमें धारा 11 के चा में क्या कहा गया है? इसमें है पंचायत क्षेत्र की घोषणा। अगर आपसे पूछे कि पंचायत क्षेत्र की घोषणा किस धारा के अंतर्गत की जाती है, तो धारा 11 का चा में। प्रश्न ये है कि कौन करता है? कौन करता है? तो करता है राज्य सरकार। पंचायत क्षेत्र की घोषणा राज्य सरकार करती है। क्या करती है राज्य सरकार? अगर नई पंचायत क्षेत्र का निर्माण करना हो तो इसकी घोषणा कौन करेगा? राज्य सरकार। किस धारा के तहत? धारा 11 के चा के तहत। यदि किसी पंचायत का नाम परिवर्तन करना हो, नाम परिवर्तन करना हो तो कौन करेगा? राज्य सरकार। किस धारा के तहत? 11 के चा। और तीसरी कंडीशन है, यदि पंचायत क्षेत्र नहीं रह गया या पंचायत क्षेत्र की समाप्ति की घोषणा करनी हो तो कौन करेगा? राज्य सरकार। किस धारा के तहत? 11 चा के तहत। ठीक है? तो ये सारे के सारे जो भी परिवर्तन हो रहे हैं ना, ये परिवर्तन कौन कर सकता है? राज्य सरकार कर सकती है। बात समझ पा रहे हो? धारा 11 का चा ये कहता है। क्लियर हो गई बात? बात यहाँ तक समझ पाए? ठीक है। इसके बाद जो आपने धारा 11 चा देखी है, उसके बाद एक धारा है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 में, ये है धारा 12। ठीक है? धारा 12। इसमें क्या है? आपको केवल और केवल हेडिंग्स याद रखनी है और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट बातें अंदर हैं, उसको याद रखना है बस। इसमें है ग्राम पंचायत की स्थापना। ग्राम पंचायत की स्थापना, ठीक है? ग्राम पंचायत की स्थापना कैसे होगी? ग्राम सभा की तो आपने देख लिया, ग्राम सभा में वो सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो गाँव में रहते हैं और जो 18 वर्ष के हो गए हैं और जिनका नाम निर्वाचक नामावली में आ गया है। अगर ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करें, तो ग्राम पंचायतों की स्थापना आबादी के आधार पर होती है। जैसे आप अगर एक ऐसे गाँव में निवास करते हो जिसकी आबादी 0 से 500 है, ठीक है? तो 500 आबादी तक आपके यहाँ से 7 मेंबर्स निर्वाचित होंगे। तो ये आपसे कॉलम पूछा जा सकता है। आप इसको टेबल बना के आप लिख सकते हो। एक तरफ लिखो जनसंख्या और एक तरफ लिखो निर्वाचित सदस्य, ठीक? जनसंख्या और निर्वाचित सदस्य। यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे अगर गाँव की आबादी 0 से 500 है, तो वहाँ से 7 सदस्य निर्वाचित होंगे। अगर आबादी 500 से ज़्यादा है, सपोज़ करो 501 से लेकर 1000 तक है, तो वहाँ से जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी वो होगी 9। अगर आबादी 1001 से लेकर 2000 आबादी तक है, तो वहाँ से जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या होगी वो होगी 11। 2-2 की रेशियो में बढ़ रहे हैं, ठीक है? और अगर आबादी 2001 से लेकर 3000 तक है, तो वहाँ की जो निर्वाचित सदस्य संख्या होगी, वो होगी 13। और अंतिम है, अगर आबादी 3001 से ज़्यादा हुई, 3001 से ज़्यादा हुई, तो निर्वाचित सदस्यों की संख्या हो जाएगी 15। ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए, अगर जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच में है, तो वहाँ से निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए 11, ठीक है? तो ये टेबल आप याद रखोगे। तो धारा 12 में क्या है? ग्राम पंचायतों की स्थापना और ये वाली टेबल। अच्छा, इसी धारा में, धारा 12 में ही आपको मिलेगा महिलाओं को 1/3 आरक्षण। इसी धारा 12 में है महिलाओं को आरक्षण, कितना? 1/3। आओ देखते हैं इसको।
दरअसल इससे पहले आप लोग दो जो एक दो धाराएं और हैं। धारा 12 का का, 12 का, ये क्या कहता है? ये धारा 12 का कहता है कि निर्वाचन की रीति कैसी होनी चाहिए। निर्वाचन की रीति, निर्वाचन की रीति से मेरा आशय है, बात मैं गांव की कर रहा हूं, तो गांव में किसका निर्वाचन होना है? गांव में निर्वाचन होना है प्रधान का, ठीक। और गांव में निर्वाचन होना है सदस्य का। गांव में निर्वाचन होना है, या हम कहें ग्राम पंचायत के सदस्य का। ग्राम पंचायत के सदस्य का निर्वाचन होना है। अब ऐसी स्थिति में प्रधान हो या सदस्य हो, ग्राम पंचायत का सदस्य हो, इनके पद का निर्वाचन कराने के लिए इनकी निर्वाचन की रीति कैसी होनी चाहिए? ये साफ-साफ लिखा है धारा 12 के का में, इनकी जो निर्वाचन की रीति होनी चाहिए, वो गुप्त मत पत्र के द्वारा होना चाहिए। गुप्त मत पत्र द्वारा होगा, ठीक है? तो आंसर याद रखिएगा, निर्वाचन की रीति प्रधान की और ग्राम पंचायत के सदस्यों की निर्वाचन रीति के बारे में हमें प्रावधान कहाँ देखने को मिलता है? 12 का। और कैसा मतदान होगा? गुप्त मतदान होगा, ठीक है? इसी में एक धारा है, धारा 12 का, 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 ठीक? बहुत गहराई से देखना इनको, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। धारा 12 के का, इसमें क्या है? इसमें है, यहाँ से एक बात याद रखो, प्रधान और सदस्य। प्रधान और सदस्यों, ये क्या लिख दिया मैंने? प्रधान और सदस्यों के वेतन और भत्ते, वेतन और भत्ते, ठीक। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधान और सदस्यों के वेतन भत्ते, इनका उल्लेख, वेतन भत्ते या हम कहें मानदेय, इनका उल्लेख कहाँ पर है? इनका उल्लेख आपको देखने को मिलता है धारा 12 के का में। और यकीन जानिए, इन धाराओं को अगर आप नहीं रट पा रहे हो, तो आप हमारा जो वीपीओ के लिए मैं प्रैक्टिस सेट चला रहा हूँ, उनमें हर एक धारा को, जहाँ कहीं ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो उनमें मैं धाराओं को आपको रिवीजन भी करवाता हूँ। तो अगर वो लगातार आप देख रहे हो, तो बहुत सारी धाराएँ तो आपको ऐसी एज़ इट इज़ याद हो गई होंगी, ठीक है? तो वो सीरीज़ ज़रूर फ़ॉलो करिए। धारा 12 के का, प्रधान और सदस्यों के वेतन और भत्ते और मानदेय। इसके बाद एक धारा है, आप याद रखोगे, धारा 12 का खा, ठीक? ये क्या है? धारा 12 के खा में इसमें दिया गया है ग्राम पंचायतों की बैठक। ग्राम पंचायतों की बैठक दी गई है। अच्छा, ग्राम पंचायतों की बैठक दी गई है, तो क्या पता है ग्राम पंचायतों की बैठक कैसे होती है? कितनी बार होती है? 1 महीने में कितनी बार होती है? 2 बैठकों के बीच में समय गैपिंग कितना होना चाहिए? यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो धारा 12 के खा में ग्राम पंचायतों की बैठक, तो आपसे केवल टाइटल पूछ सकता है, ठीक है? उसके अंदर जो फैक्ट हैं, वो पूछेगा। धारा 12 के खा में क्या है? ग्राम पंचायतों की बैठक। अच्छा, अब पहला पॉइंट, प्रत्येक महीने इसकी बैठक होती है। प्रत्येक मास या प्रत्येक महीने में 1 बार कम से कम 1 बार इसकी बैठक होनी चाहिए, ठीक? ध्यान रखिएगा, मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ। तो प्रत्येक महीने में कम से कम 1 बार तो इसकी बैठक होनी चाहिए। अच्छा, जब प्रत्येक महीने में 1 बार होगी, तो मुझे बताओ कि 2 बैठकों के बीच में कितना समय का अंतर होना चाहिए? अधिकतम 2 मास का। तो 2 लगातार बैठकों के बीच अधिकतम अधिकतम 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। से अधिक का अंतर ना हो, ये बात ध्यान रखनी है। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 2 मास ही अंतर होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 1 महीने में कम से कम 1 बैठक होनी अनिवार्य है, 2 मास का अंतर नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2 मास ही नहीं, मैं गलत बोल गया हूँ शायद, 2 मास, हाँ, का भी अंतर नहीं होना चाहिए, चूँकि हर 1 महीने बैठक हो रही है, ठीक है? हाँ, तो अच्छा, इसमें और क्या है? ग्राम पंचायत के जैसे ही गठन होगा, 30 दिन के अंदर-अंदर आपको पहली बैठक बुलानी होगी। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत के गठन के 30 डेज़, 30 दिनों के अंदर अंदर पहली बैठक होनी चाहिए। पहली बैठक होनी चाहिए। ठीक, जैसे ही सपोज़ करो आज ही ग्राम पंचायत का गठन हुआ, तो आगे जो 30 दिन आने वाले हैं, 30 डेज़, तो इन 30 दिनों के अंदर-अंदर इसकी पहली बैठक होनी चाहिए। पहली बैठक सिटिंग हो जाए। है ना? तो याद रखिएगा, धारा 12 के खा में क्या है? ग्राम पंचायतों की बैठक है। प्रत्येक महीने में कम से कम 1 बार बैठक होनी ही चाहिए। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैंने ग्राम सभा की कितनी बताई थी? 1 साल में कितनी बैठकें होनी चाहिए? और ग्राम पंचायत की 2 लगातार बैठकों के बीच 2 महीने से ज़्यादा का समय नहीं होना चाहिए।
ठीक है, 2 महीने का भी अंतर नहीं होना चाहिए, ये याद रखो। ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के अंदर-अंदर इसकी पहली बैठक हो जानी चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट देखो, ये कौन-सा था? धारा 12 का खा। अब नेक्स्ट देखो, धारा 12 के खा का खा, ठीक? धारा 12 के खा का खा। इसमें क्या है? इसमें है ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण। निर्वाचन का अधीक्षण कौन करेगा? ग्राम पंचायतों के निर्वाचन का अधीक्षण। ग्राम पंचायत में निर्वाचन हो रहा है, तो आप एक बात समझो, ग्राम पंचायतों का निर्वाचन हो रहा है, तो वास्तव में निर्वाचन हो किसका रहा है? वास्तव में हो रहा है प्रधान का निर्वाचन, ठीक? वास्तव में हो रहा है सदस्यों का निर्वाचन। यही तो दोनों निर्वाचित किए जाते हैं। सदस्यों का निर्वाचन हो रहा है। इन्हीं दोनों को निर्वाचित किया जाता है। तो होगा क्या? प्रधान के निर्वाचन का अधीक्षण कौन करेगा? प्रश्न ये है। सदस्यों के निर्वाचन का अधीक्षण कौन करेगा? प्रश्न ये है। तो याद रखिएगा, इनके अधीक्षण करने की जिम्मेदारी होती है राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है? तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य निर्वाचन आयोग, या हम कहें कि ग्राम पंचायत के निर्वाचन का अधीक्षण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। या अगर आपसे पूछे कि प्रधान के निर्वाचन और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन का अधीक्षण कौन करता है? राज्य निर्वाचन आयोग। किस अधिनियम में है इसका वर्णन? धारा 12 के खा के खा में। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक अधिनियम और सॉरी एक धारा और है जिसका नाम है धारा 12 का खा गा, है ना? धारा 12 खा गा, इसमें क्या है? इस धारा में कहा गया है कि जो जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिला मजिस्ट्रेट, ठीक, जिला मजिस्ट्रेट अपने जिले में, सपोज करो ये इसका जिला है, इस जिले में प्रधान और सदस्यों का निर्वाचन होना है। सपोज करो ये एक जिला है, ठीक है? इस जिले में है प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्य। इनका क्या होना है? इनका होना है निर्वाचन। क्लियर है बात? तो जब इनका निर्वाचन होगा, तो निर्वाचन के संचालन का जो भी निर्वाचन होगा, इस निर्वाचन का जो भी संचालन होगा, संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करता है यही जिला मजिस्ट्रेट। बात समझ पा रहे हो? और ये मजिस्ट्रेट किसके इशारों पर काम करता है? ये मजिस्ट्रेट इशारों पर काम करता है राज्य निर्वाचन आयोग के। यहाँ तक क्लियर हुआ? यानी हम ये कह सकते हैं कि जो जिला मजिस्ट्रेट है, जिले में ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। वो कहाँ दिया गया है? वो दिया गया है धारा 12 के खा के गा में। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो इसको एक लाइन बना के लिख लो, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। पूछा क्या जाएगा? पूछा ये जाएगा कि प्रधान और ग्राम पंचायत के सदस्यों के निर्वाचन का संचालन का पर्यवेक्षण कौन करता है? आंसर होगा जिला मजिस्ट्रेट। ये भी किसके इशारों पर काम करता है? ये होता है, यानी ये किसके अधीन काम करता है? ये राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन काम करता है। ठीक है? तो आओ जरा देख लेते हैं। धारा 12 का खा का गा, ठीक, क्या है इसमें? जिला मजिस्ट्रेट, उसी जो मैंने अभी बोला था उसी को एक थ्योरी लाइन में लिख लो। जिला मजिस्ट्रेट जिले में जिले में ये मैं जीपी लिखे दे रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट में, ग्राम पंचायत, ठीक है? ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्य, ग्राम पंचायत के प्रधान और सदस्यों के निर्वाचन का अधीक्षण करता है, या हम कहें कि निर्वाचन के संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। संचालन का पर्यवेक्षण करेगा। क्लियर बात? ठीक। और ये पूरा का पूरा जो जिला मजिस्ट्रेट आएगा, ये पर्यवेक्षण करेगा, ये भी किसके अंडर में काम करेगा? ये पूरा प्रोसेस हो रहा होगा किसकी निगरानी में? राज्य निर्वाचन आयोग की निगरानी में। राज्य निर्वाचन आयोग की, या हम कहें राज्य निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में ये सारा काम हो रहा होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ बात? ठीक है। तो याद रखिएगा, धारा 12 खा के गा में जिला मजिस्ट्रेट की बात की गई है। ठीक है? कि जिला मजिस्ट्रेट इसका पर्यवेक्षण करेगा। नेक्स्ट देखो, एक धारा आप और याद रखोगे इसी में, धारा 12 का है चा, ठीक? इसमें क्या है? इसमें है पद त्याग के बारे में। पद त्याग के बारे में। अच्छा, ये पद त्याग क्या है? सपोज करो कोई ग्राम पंचायत है, ठीक? ग्राम पंचायत का कोई प्रधान है, या फिर उसका कोई है सदस्य, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य या फिर कोई प्रधान है। तो ये अपना पद त्याग कैसे करेंगे? ये अपना जो पद त्याग है,
अगर मान लो ग्राम पंचायत का प्रधान पद त्यागना चाहता है या सदस्य पद त्यागना चाहता है, तो फिर कैसे करेंगे? तो इनका जो नियत प्राधिकारी होगा, तो ये नियत प्राधिकारी को संबोधित करके अपने ही हस्ताक्षर के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं स्वहस्ताक्षरित, ठीक है, संबोधित करके स्वहस्ताक्षरित त्याग पत्र दे सकता है। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। यानी धारा 12 के चा में क्या बोला गया है? धारा 12 के चा में बोला गया है पद त्याग के बारे में। ग्राम पंचायत का प्रधान और सदस्य ये पद त्याग सकते हैं, अपने ही हस्ताक्षर के द्वारा त्याग पत्र दे सकते हैं, लेकिन किससे संबोधित करके? जो भी इनका नियत प्राधिकारी होगा उससे संबोधित करके। ठीक है। नेक्स्ट देखो, धारा 12 का जा। धारा 12 के जा में क्या कहा गया है? आओ जरा इसको समझ लेते हैं। इसमें प्रावधान है आकस्मिक रिक्ति का। आकस्मिक रिक्ति, ये क्या है आकस्मिक रिक्ति? एकदम से पद का खाली हो जाना। जैसे सपोज करो कोई प्रधान है, उसकी एकदम से मृत्यु हो जाए, है ना? कोई सदस्य है, वो एकदम से त्यागपत्र दे दे, तो ऐसी स्थिति में इनका जो पद होता है वो अचानक से खाली हो जाता है। अब चूंकि बात ग्राम पंचायत की हो रही है, तो फिर जो ग्राम पंचायत है, बात समझो, कौन कौन है इसमें? इसमें होता है सदस्य, जो कि सदस्य आबादी के अनुसार चुना जाता है, और एक इसका होता है प्रधान। ठीक। सोच के देखो, सदस्य और प्रधान की, सपोज करो किसी सदस्य या किसी प्रधान की अचानक से मृत्यु हो गई, अचानक से हो गई मृत्यु, या फिर इसने त्याग पत्र दे दिया, या फिर इसका जो निर्वाचन हुआ वो शून्य हो गया, है ना? या फिर कोई सदस्य या प्रधान शपथ लेने से इनकार कर दे, लेने से मना कर दे, तो ऐसी स्थिति में इनका पद रिक्त हो जाएगा। ये जो प्रावधान दिए हैं, ये सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये पद रिक्त की कंडीशंस हैं। अब जरा एक बात समझो, अगर इनका पद आकस्मिक रिक्त हो गया है इन कंडीशंस में, तो फिर क्या प्रावधान है? प्रावधान ये है कि 6 मास के अंदर पद भरा जाएगा, पद भरा जाएगा। ठीक है, पद भरा जाएगा, लेकिन क्या पूरे 5 साल के लिए पद भरा जाएगा? नहीं, ये पद भरा जाएगा शेष अवधि के लिए। शेष अवधि के लिए सपोज करो कोई सदस्य, इसकी मृत्यु हो जाती है, सपोज करो ये कोई सदस्य है, इसका ग्राम पंचायत का मेंबर है, इसकी मृत्यु हो जाती है 2 साल में। 2 साल ही बीते, इसकी मृत्यु हो गई, लेकिन अभी इसे 3 साल और इसका कार्यकाल था। तो इस स्थिति में यहाँ पर एक नया सदस्य चुना जाएगा, जो कि बचे हुए शेष समय के लिए चुना जाएगा, 3 साल के लिए। ठीक है? हाँ, तो ऐसा नहीं होगा कि ये मेंबर नया चुना जा रहा है तो इसका 5 साल का कार्यकाल होगा ना, जो शेष समय बचा है, उस शेष समय के लिए इसका चुनाव का। ठीक है? तो धारा 12 के जा में क्या है? धारा 12 के जा में है आकस्मिक रिक्ति के बारे में। ठीक है? नेक्स्ट देखो, धारा 14। ये क्या है? धारा 14, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। यही धाराएं हैं जिन पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक। इसमें क्या है? इसमें है प्रधानों को उसके पद से हटाया जाना, पद से हटाया जाना, यानी प्रधान को हटाया जाना उसके पद से, इसके बारे में प्रावधान दिया गया है। अच्छा, जब भी कभी प्रधान को हटाया जाएगा, तो जरा गौर करना, सपोज करो ये प्रधान है, मैं इसको एक नेक्स्ट पेज से लेता हूं, ठीक है? सपोज करो ये एक प्रधान है, क्या हुआ? कुछ काम ये ठीक नहीं कर रहा होगा, तो फिर इसको हटाने के लिए एक बैठक बुलाई जाएगी, बैठक बुलाई जाएगी। ठीक। काहे बैठक बुलाई जाएगी? किसकी बैठक बुलाई जाएगी? बैठक बुलाई जाएगी ग्राम सभा की। ये टर्म जो मैं लिख रहा हूं, इस पर फोकस करिएगा। प्रधान को हटाना है तो ग्राम पंचायत की बैठक नहीं बुलाई जा रही है, ये टर्म याद रखो। ये कथन और कारण में पूछ सकता है ना? इसी तरह एक क्वेश्चन। तो प्रधान को हटाना है तो किसकी बैठक बुलाई गई? ग्राम सभा की। अच्छा, कितने दिन पहले पूर्व सूचना पर ग्राम सभा की बैठक बुलाई जाती है? तो एक कंडीशन और याद रखो, 15 डेज, 15 दिन की पूर्व सूचना, पूर्व सूचना देकर इसकी बैठक बुलाई जाएगी। अब ग्राम सभा की बैठक हो गई, लेकिन ग्राम सभा की बैठक, यानी ग्राम सभा की जब बैठक बुलाई जाएगी, तो ग्राम सभा के मेंबर्स आएंगे, यानी कि निर्वाचक नामावली में जितने लोग हैं वो सारे के सारे आएंगे। तो बैठक क्या ऐसे ही शुरू हो जाएगी? नहीं, बैठक के लिए एक कंडीशन देखी जाएगी। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी, देखा जाएगा कि बैठक में गणपूर्ति है कि नहीं है। गणपूर्ति क्या होता है? वो न्यूनतम संख्या जिसके अनुसार या जिसको देखते हुए बैठक हो सके। जैसे कोई टीचर अगर पढ़ा रहा हो
क्लास में, तो उसके लिए अनिवार्य है कि कम से कम एक बच्चा हो, है ना? ठीक उसी प्रकार प्रधान को हटाने के लिए ग्राम सभा की जब बैठक बुलाई जाएगी, तो बैठक में ये देखा जाएगा कि क्या कम से कम मेंबर्स आए हैं? कम से कम कितने हैं? क्या टोटल मेंबर्स का 1/3 सदस्य आए हैं? तो गणपूर्ति ये है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1/3। अब सपोज़ करो गणपूर्ति हो गई, मान लो 1/3 सदस्य जो थे वो आ गए, ठीक? अब क्या होगा? तो सदस्यों का जितने भी उपस्थित हैं, जितने भी सदस्य उपस्थित हैं और जितने भी मत कर सकते हैं, मतदान करने वाले जो भी सदस्य हैं, करने वाले का 2/3 बहुमत लिया जाता है। 2/3 बहुमत लिया जाता है, ठीक? और 2/3 बहुमत से प्रधान को हटा दिया जाएगा। हटा दिया जाएगा। बात समझ पाए यहाँ तक? क्लियर है बात? फिर से एक बार समझ लो। प्रधान को हटाना है, तो ऐसी स्थिति में बैठक बुलाई जाएगी। किसकी? ग्राम सभा की। 15 दिन पूर्व सूचना देके, और ग्राम सभा की बैठक बुलाई गई है तो फिर गणपूर्ति को देखा जाएगा कि कम से कम इतने मेंबर्स तो होने ही चाहिए। और अगर इतने मेंबर्स हो जाते हैं, तो जो उपस्थित हैं उनके मतदान करने वालों का 2/3 यानी विशेष बहुमत के आधार पर प्रधान को हटा दिया जाएगा। ठीक है? इसकी एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है? कि सपोज करो ये कोई प्रधान है, ठीक? ये कौन है? ये है प्रधान। इसका निर्वाचन हुआ। इस प्रधान का निर्वाचन आज हुआ है, ठीक? और इसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल है 5 साल का। बात समझना, इसका कार्यकाल है 5 साल का। तो 2 साल तक, सपोज़ करो यहाँ 2 साल हो रहे हैं। ये जो 2 साल हैं, इन 2 सालों तक इसे हटाया नहीं जाएगा, या फिर हम ये कहें इसके खिलाफ जो प्रस्ताव है हटाने का, प्रस्ताव हटाने का नहीं आएगा, ठीक है? या हम ये कह सकते हैं कि इसे 2 सालों तक नहीं हटा सकते हो, या हटाया जा सकेगा। क्लियर है बात? शुरुआत के 2 साल तक तो इसके खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं आएगा। तो जो हटाने की प्रक्रिया है वो आगामी 3 साल से शुरू होगी, और लास्ट के 6 महीने में इसको हटाया भी नहीं जा सकता है। तो जो हटाने की प्रक्रिया है वो लास्ट के 3 साल में आप कर सकते हो, लेकिन लास्ट के 6 महीने में नहीं, है ना? अब एक बात और समझो, यहाँ पर आप हटाने की प्रक्रिया कर सकते हो। हटाने की प्रक्रिया, हाँ, आप इन सालों में कर सकते हो, शुरुआत के 2 साल में नहीं। अच्छा, अब एक बात और समझो, सपोज़ करो जो प्रस्ताव आया था हटाने का, ये मैंने बताया था आपको, ये प्रधान था, इसे हटाने का प्रस्ताव आया, बैठक बुलाई गई ग्राम सभा की, ठीक है? और ये प्रस्ताव आया इसे हटाने के लिए। लेकिन अगर ये प्रस्ताव पास ना हो पाए, प्रस्ताव जो है वो पास ना हो पाए, तब क्या कंडीशन है? तो ऐसी कंडीशन में फिर 1 साल तक बैठक नहीं बुलाई जाएगी ग्राम प्रधान को हटाने के लिए। तो इसका जो ये जो धारा 14 है, धारा 14 की क्लॉज़ 3 में ये बात कही गई है। हालाँकि जो सब क्लॉज़ हैं वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जो मेन धारा है आप उस पर ज़्यादा कमांड करिए, ठीक है? और बाकी के जो अंदर की उपधाराएँ हैं उनकी उनके टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता हो कि सारे के सारे मैटर मुझे पता ही होने चाहिए, सारी उपधाराएँ भी पता होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 है, और वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है? हाँ, तो सब क्लॉज़ 3 में क्या दिया गया है? इसमें दिया गया है प्रस्ताव पास ना हो, प्रधान को हटाने के लिए पास ना हो पाए, तो आगामी 1 साल तक, आगामी 1 साल तक इस प्रकार की बैठक नहीं बुलाई जाएगी। इस प्रकार की बैठक नहीं बुलाई जाएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है? तो ये धारा है धारा 14, ठीक है? तो ये उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम 1947 का ये पहला भाग है, और इसके अभी संभवतः 2 भाग और आएँगे, ठीक है? तो अगर बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपको करनी है, तो पूरे के पूरे पार्ट देखिए, और कोशिश करिए कि जो उपधाराएँ हैं, वो आप खुद पढ़ें डाउनलोड करके, है ना? इसका जो ग्राम पंचायत अधिनियम है, वो पूरा का पूरा, अगर आप उपधाराएँ पढ़ना ही चाहते हो, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, उपधाराएँ खुद पढ़िए, और बाकी जो अंदर का मटेरियल है, वो मैं समझाता रहूँगा, ठीक है? हाँ, तो आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।